नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 शेरपा सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है जिलों का शहर। देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने का दौर हुआ शुरू। सोमवार को सम्मेलन का होगा आगाज। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर कटारिया भड़के कार्यकर्ताओं पर। कटारिया ने कहा, बीजेपी है अनुशासन वाली पार्टी, इसलिए कार्यकर्ता बनाए रखे अनुशासन। नारायण सेवा की ओर से आयोजित तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। उत्तर प्रदेश की टीम रही विजेता। नारायण सेवा का नाम दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अब खबरें विस्तार से। जिलों का शहर उदयपुर अब पूरी तरह से G20 शेरपा सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार को सम्मेलन को लेकर उदयपुर में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वहीं कुछ देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने का दौर भी शुरू हो गया है। मेहमानों की आवाभगत के साथ ही भारत के बढ़ते प्रभाव का साक्षी बनने के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस सम्मेलन के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त सभी अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। वहीं भारत के शेरपा अभिकांत भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। G20 सम्मेलन वह सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता पहली बार भारत करने जा रहा है। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाले इस सम्मेलन को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के सभी सरकारी भवनों पर साज सज्जा की गई तो दूसरी ओर बैठक स्थल तक पहुंचने के लिए सभी सड़कों पर डामरीकरण किया गया। इसके अलावा पूरे शहर में साफ सफाई की गई। जिला प्रशासन के साथ साथ सभी विभाग की तैयारियों को पूरा करने में दिन रात एक कर रहे थे। 4 दिसंबर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने का दौर शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस बैठक में आने वाले सभी लोगों के लिए भारत सरकार की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बैठक में भारत के साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 29 देशों के करीब 150 प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 दिनों तक होने वाली इस बैठक में आर्थिक स्तर पर होने वाले निवेश के साथ साथ एक दूसरे देशों के आर्थिक स्तर के संबंधों पर चर्चा होगी। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO, WTO सहित कई अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि उदयपुर के साथ साथ कुंभलगढ़ और रणकपुर का भी दौरा कर सकते हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय रह गया है। ऐसे में अब भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया है। उदयपुर में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने 8 विधानसभा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में स्थित स्वर्ण जयंती पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में कटारिया के अलावा मावली, जाडोल और सलूम्बर के विधायक, जिला प्रमुख, नगर निगम के महापौर और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कार्यकर्ताओं से जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। कटारिया ने कहा कि पूरी ऊर्जा के साथ इस यात्रा के साथ कार्यकर्ता चले और आम जनता तक राज्य सरकार की विफलताओं को पहुंचाने की कोशिश करे। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज नजर नहीं आता है। यही नहीं, आपसी लड़ाई के बीच सिर्फ कुर्सी बचाने में यह सरकार चल रही है। कटारिया यहीं पर नहीं रुके। कटारिया ने गहलोत सरकार पर तीखे वार करते हुए कहा कि अब तक जो भी घोषणाएं की गई है उनमें से एक भी पूरी हुई हो तो बताए। कार्यक्रम में मंच से दूसरे तरफ खड़े कार्यकर्ता आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान मंच पर बीजेपी नेत्री लोगों को संबोधित कर रही थी। यहाँ पर भाषण को बीच में रोककर गुलाबचंद कटारिया अनुशासन का पाठ पढ़ाने लग गए। कटारिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी रही है और हमेशा अनुशासन बहुत जरूरी है। चुपचाप जन आक्रोश यात्रा में खड़े रहे या फिर वहां से चले जाए। बाद में कटारिया ने भाषण शुरू किया तो कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और कहा कि पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी है। कुछ कार्यकर्ता अनुशासनहीनता कर रहे थे तो उन्होंने कुछ कड़वे शब्द कह दिए। कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो उन्हें बुरा लगता है। वे आवेश में आकर कुछ कड़वे शब्द बोल देते हैं। है कि मुझे राजस्थान में कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला और गहलोत साहब के साथ भी 2 बार, ये पहले मुख्यमंत्री थे, इनके साथ मैंने काम किया।
लेकिन अब की बार जो दुर्गति हुई है सरकार की और सरकार की डिसिप्लिन की और काम की और बजट की जो कुछ भी घोषणा है वो सब थोती निकली और इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार में बहुमत नहीं है। इसलिए बहुमत को जुगाड़ करने के लिए जिस प्रकार के उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा और सारे विधायकों को उन्होंने जो मुख्यमंत्री बना दिया, जनता बुरी तरह से लूटी जा रही है। विधायक चाहेगा वही थानेदार होगा, विधायक चाहेगा वही एसडीओ होगा, विधायक चाहेगा वही तहसीलदार होगा, पटवारी भी वही होगा, सब वही होगा। तो जनता तो भगवान भरोसे ही है। तो केवल सरकार टिकाए रखने के लिए इतने बड़े अधिकार आपने विधायकों को दे करके जनता को लूटने के लिए, और जब राजनेता सम्मिलित हो जाता है तो अधिकारी भी फिर बिना साबुन के हजामत करते हैं। आज की तारीख में राजस्थान भ्रष्टाचार है। लॉ एंड ऑर्डर तो कोई प्रायोरिटी सरकार की रही नहीं, क्योंकि इसकी सरकार की प्रायोरिटी तो सरकार बनाए रखना था, जनता जाए भाड़ में। शनिवार को सीकर में कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया और कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट पर हुए हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उदयपुर के गोवर्धन विलास में आयोजित जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या को लेकर मीडिया कर्मियों ने जब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि गैंगस्टर की हत्या होना ऐसा लगता है कि सरकार का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इस तरह की फायरिंग दिन दहाड़े हो रही है। देखो, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में ये घटना है, रोज सवेरे उठते अखबार आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, मन तो बहुत दुखी होता है। मैं सोचता हूँ कि कारण ये है कि मुख्यमंत्री अपने राज बचाने में भी सारी ताकत झोंके हुए है, उसको व्यवस्था संभालने में उसकी कोई समय शक्ति है ही नहीं। तो जिसका प्रायोरिटी केवल राज बचाना हो जाएगा, उस प्रदेश की तो यही दुर्गति होनी है। और प्रशासन तो आपको और मेरी आंखों से पहचान लेता है, वो देखता है कि गाड़ी है तो गाय मरने वाली है, तो चीचड़े भी गाय को 3 दिन पहले छोड़ जाते हैं। वैसी धमकड़ मच रही है। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आयोजित तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम ने हरियाणा टीम को शिरकत देते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा की पूरी टीम मात्र 14 ओवर में 85 रन ही बना सकी। फाइनल के बाद समापन समारोह आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता के आयोजन के बाद नारायण सेवा संस्थान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को आसानी से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। गत चैंपियन पंजाब इस बार लीग मैच में ही बाहर हो गया था। नारायण सेवा संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस संबंध में गिनीज बुक के प्रतिनिधि स्वप्निल ने नारायण सेवा संस्थान को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया। जुनून और जज्बे से इस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप पर कब्जा करने वाली उत्तर प्रदेश की टीम को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। उपविजेता हरियाणा की टीम को 1.5 लाख रुपए मिले। विश्व दिव्यांगता दिवस पर चैंपियनशिप के समापन समारोह में विजेता यूपी टीम को ओलंपियन एवं अर्जुन अवार्डी धूलचंद डामोर, जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण एवं प्रणौती प्राधिकरण के सीईओ टिकमचंद बोहरा, WCI के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह, DCCI सचिव रवि चौहान, राजस्थान रॉयल्स के अभिजीत सिंह, राजस्थान जनजाति आयोग के सदस्य पन्नालाल मीना, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण निदेशक मनोहर लाल गुप्ता, जिला तैराकी संघ अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन मौजूद थे। आज खुशी का अवसर है कि उदयपुर मेवाड़ की धरा पर नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह था और इसमें उत्तर प्रदेश ने विजय हासिल की। राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी सारे प्राइजेस इन टीमों को दिए। रनर अप पर रही हरियाणा की टीम और सबसे अहम बात यह है कि एक बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं शैलेश, जिन्होंने काफ़ी रनों की बरसात की, 300 रन प्लस इस पूरे टूर्नामेंट में मारे हैं। आज नारायण सेवा संस्थान को वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी दिया गया। उदयपुर नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव में इस बार भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। 10 में से 8 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो दूसरी ओर महज 2 सीटों पर ही सीटू के प्रत्याशी जीत पाए हैं।
उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में 2500 से अधिक ठेला व्यवसायी है और इनके लिए बनी टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव में पहली बार भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और सभी को चारों खाने चित कर दिए। शनिवार को नगर निगम में मतगणना के बाद यह घोषणा की गई। मतदान के बाद 8 प्रत्याशियों के जीतने पर भाजपा नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा से गरीबों के साथ है। इस मौके पर सीटों के प्रत्याशियों को जीत मिलने के बाद उनके नेताओं के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। पहली बार भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन जिस तरह से जीत मिली उसके बाद उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। इधर कांग्रेस ने इस चुनाव में समर्थित प्रत्याशियों को उतारने की बजाय सीटों के प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। इसके बावजूद सीटों को कोई फायदा नहीं मिला। वेंडिंग कमेटी के चुनाव हुए हैं और पहली बार राष्ट्रवादी शक्तियां, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया, पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी और पूरी टीम के साथ में 10 जनों का पैनल उतारा। और जो लोग चौथ वसूली का काम करते थे, गरीब लोगों को परेशान करने का काम करते थे, 1000 2,000 रुपये पर थैले के हिसाब से वसूली का काम करते थे, उनके खिलाफ पार्टी ने पहली बार इस बार हिम्मत कर आदरणीय भाई साहब ने कहा कि चुनाव हारना जीतना महत्व नहीं है, लेकिन हमारे इन गरीब व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए। इस निमित्त हमने 10 उम्मीदवार उतारे और उन व्यक्तियों ने पूरी तरह से भरपूर समर्थन दिया। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में हुई एक घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई है। घटना के बाद मीडिया में जो खबरें चली है, उन खबरों में दिखाया गया है कि एक बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया है, लेकिन इसका सच कुछ और ही था। अविनाश सुथार ने मीडिया के सामने बताया कि वे और उनकी मां पिछले कई सालों से अपने पिता से अलग रह रहे हैं। पिता जानबूझकर मुझे और मेरी मां को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना के दिन दादाजी ने हमें घर पर बुलाया। जब मैं और मेरी मां पहुंचे तो दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसी दौरान मेरे पिता घर पहुंचे और मेरी मां और मेरे साथ गाली गलौज करने लगे। उनकी इसी हरकतों की वजह से पिछले लंबे समय से मैं और मेरी मां अलग रह रहे थे। दादाजी ने बताया कि तेरे पिता तेरी पुश्तैनी जमीन बेच रहे हैं और कुछ भूमाफिया और उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ शामिल है। यह बात चल ही रही थी, उतने में मेरे पिता घर पहुंचे और मेरे और मेरी मां के साथ गाली गलौज करने लगे। उसके बाद पिता ने ही सभी लोगों पर ईंट और पत्थर मारना शुरू कर दिए। इससे मेरे दादाजी घायल हो गए। हम हॉस्पिटल जाकर इलाज करा रहे थे। उसी समय मेरे पिताजी थाने पहुंचकर हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। अविनाश सुथार और उसकी मां ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आज न्यूज़ चैनल में जितने भी न्यूज़ में वीडियो चल रही है कि एक बेटे ने पिता के ऊपर गांव में जाके चाकू से मार वगैरह की है और अखबार में भी छापा है, वो सारी झूठी न्यूज़ है। 7 साल से हम मेरे मम्मी ने और घर वाले सब जने परेशान है। मैंने मेरी जगह ज़मीनें वगैरह सब कुछ छोड़ रखी है। मैं मेरे हाल में मस्त हूँ। मैं काम धंधे करता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद कमाता हूँ। यहाँ तक खाना भी मैं मेरे बाहर होटल से खुद के पैसों से खाता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मुझे जीवन में टेंशन वगैरह पसंद नहीं है, चिड़चिड़ वगैरह। आज ये स्थिति हो गई। मैंने दादाजी के फ़ोन आते हैं कि तेरे पापा मेंटल हो चुके हैं, थोड़े ऐसी हरकतें करते, जगह ज़मीनें बेचने के चक्कर में तो तेरे नाम पे कर देंगे। वो क्या हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि इसको फंसाए, इसको बंद करें, ये जगह ज़मीनें इनके नाम पे नहीं हो जाए। मतलब मैंने वहाँ गांव से सारा लिंक तोड़ दिया। मैं गांव में पाव भी नहीं देता हूँ। वो हमें फ़ोन करके गालियाँ देते हैं, मैसेज करते हैं। मेरे पास एक चीज़ का प्रूफ, वीडियो वगैरह सब कुछ पड़ा है, स्क्रीनशॉट पड़े हुए, कमेंट वगैरह। समाज में इतना बदनाम करते हैं कि टाइपिंग दबा के पेपर रिश्तेदारों के यहाँ डालते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरी मम्मी के लिए बोलते हैं कि इसको तो इसके पापा ने धंधे पे लगा रखा है, पीहर लेके इसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मतलब इतना परेशान हो चुके हैं। 7 साल से अम्बा माता थाने में हमने 7 से 15 केस कर रखे हैं, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक बार सवीना थाने में की थी, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले हमें यही समझ जाते हैं मम्मी को कि ये तो पारिवारिक मैटर है, ये तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप अपने आप को मजबूत रखो, अगर सामने वाला जवाब दे तो आप भी जैसे मजबूत रख के जवाब दो। सारा काम हम ही करेंगे, कानून क्या करेगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के ठोकर चौराहे के समीप रेलवे ट्रैक पर शनिवार दोपहर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि ठोकर चौराहे से सेवाश्रम के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक का शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। समाचार लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि मृतक कौन है, उसने खुदकुशी की है या फिर वह किसी हादसे का शिकार हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी हॉस्पिटल में रखवाया गया और शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के इतिहास संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को लेकर बताया गया कि मेवाड़ वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व और कृतित्व पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मूल उद्देश्य है कि जो भी जिस स्वतंत्र सेनानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ त्याग दिया, उनके बलिदान को किस तरह से आगे लाया जा सके। वही इस स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को भारत देश किस तरह से गौरवान्वित करे, कैसे परिचित हो, इस विषय को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में देश के विभिन्न कणों से 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वही इसके साथ अलग अलग विश्वविद्यालय के 25 प्रोफेसर भी मौजूद रहे और इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 8 टेक्निकल सत्र चले। वहीं 150 रिसर्च पेपर भी पढ़े गए। हम लोगों ने 2 और 3 दिसंबर को मेवाड़ वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य ये था कि मेवाड़ वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा के फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उनके त्याग बलिदान को हम कैसे आगे लाएं। और भारत सरकार अमृत महोत्सव मना भी रही है और उनका उद्देश्य भी यही है कि हम उन लोगों के जो बलिदान को है पूरे भारत देश कैसे गौरवान्वित करें, हम कैसे परिचित हुए, क्योंकि वो पीढ़ी निकल चुकी है और नेक्स्ट पीढ़ी आ चुकी है, तो उस पीढ़ी तक ये धारा कैसे प्रवाहित करें, इस विषय को लेकर हमने संगोष्ठी करी है। इस संगोष्ठी के अंदर देश के विभिन्न कोनों से करीबन 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अनेक विश्वविद्यालयों से कम 25 प्रोफेसर हमारे बीच में आए। इस 2 दिन के दौरान लगभग 8 टेक्निकल सत्र चले हैं और 150 पेपर पढ़े गए हैं। इन रिसर्च पेपर्स में ऐसे ज्ञात, अल्पज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। लैक सिटी उदयपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तीसरे दिन शनिवार को जिला परिषद सभागार में 6 सत्र आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज व्यवस्थाओं पर चर्चा रखी गई। इस दौरान सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण गांव बनाने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपाय, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के स्थापित करने की चर्चा हुई। सुशासन युक्त गांव बनाने के लिए किए जाने वाली व्यवस्था पर और महिला हितैषी गांव बनाने के लिए सुझाव दिए गए। साथ ही ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत ब्लॉक स्तर पर तैयारियां विकास योजनाओं की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इस मौके पर कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जैसा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के तहत ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 1 दिसंबर से 3 दिसंबर को रखा गया था। आज हमारा इसका अंतिम दिवस है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य जो वैश्विक मंच पर लिए गए हैं, उनको ग्राम पंचायत पीपल प्लान्स कैंपेन में कैसे ऐड करना है, उसको हम 3 दिन से सारे अधिकारीगण बता रहे हैं कि आपको जो प्लान हमारे 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक जो पीपल प्लान्स कैंपेन चल रहा है, उनके अंदर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के अंदर उन लक्ष्यों को कैसे ऐड करना है, ये इस प्रशिक्षण के माध्यम से बता रहे हैं, जिसका उद्घाटन जिला प्रमुख महोदया, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसीओ साहब और सीपीओ साहब द्वारा किया गया। और आज हमारा अंतिम दिवस है। धन्यवाद। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ जिले में शनिवार को एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के बरलीखोरी गांव में एक मूक बधिर बालक ने अपने ही पिता की पत्थर और लठ से वार कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। सुहागपुरा थाना अधिकारी इंद्रजीत रौत ने बताया कि कचोटिया पंचायत के वरलीखोरी गांव के रहने वाले मांगीलाल मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके भाई हुरजी मीणा का एक नाबालिग बेटा है जो मूक बधिर है। वह सुन और बोल नहीं सकता। परिवार में उसकी पत्नी व एक और बेटा भी है। शुक्रवार शाम को घर के आंगन में मौजूद हुरजी मीणा पर बेटे ने पत्थर और लठ से वार किया। इस दौरान मृतक की पत्नी और दूसरे बेटे ने बीच बचाव का भी प्रयास किया, लेकिन सर पर गहरी चोट आने से वह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
बाद में परिजन ने उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकबधीर बालक शराब पीने का आदी था और शराब नहीं मिलने से परेशान था और आवेश में आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बड़लीखोरी गांव में पुत्र द्वारा पिता की हत्या कर दी गई है। पुत्र मूक बधिर है, न बोल सकता है न सुन सकता है। किस बात को लेके की सर ये? क्या कारण का भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और कैसे की सर ये? ब्लड तथा पत्थर द्वारा। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 शेरपा सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है जिलों का शहर। देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने का दौर हुआ शुरू। सोमवार को सम्मेलन का होगा आगाज। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ के मौके पर कटारिया भड़के कार्यकर्ताओं पर। कटारिया ने कहा, बीजेपी है अनुशासन वाली पार्टी, इसलिए कार्यकर्ता बनाए रखे अनुशासन। नारायण सेवा की ओर से आयोजित तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। उत्तर प्रदेश की टीम रही विजेता। नारायण सेवा का नाम दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।